प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर वीनस बंसल जी की, जो कि क्लियो मदर एंड चाइल्ड इंस्टीट्यूट लुधियाना में सेवारत हैं। डॉक्टर वीनस बंसल अपने मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। डॉक्टर वीनस बंसल जी ने 5000 से अधिक हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के केसेस को हैंडल किया है और 2000 से अधिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज की हैं और इसके साथ साथ 500 से अधिक ऑब्स्टेट्रिक क्रिटिकल केयर केसेस भी सॉल्व किए हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर गुरप्रीत सिंह कोचर जी से बातचीत की। डॉक्टर गुरप्रीत सिंह कोचर MBBS MD DM पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स न्यूरोलॉजिस्ट हैं। प्रीमेच्योर और ऑटिस्टिक बच्चों के लिए डॉक्टर गुरप्रीत सिंह कोचर किसी वरदान से कम नहीं है। आइए चलते हैं क्लियो मदर एंड चाइल्ड इंस्टीट्यूट और करते हैं बातचीत डॉक्टर गुरप्रीत सिंह कोचर व डॉक्टर वीनस बंसल जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम हैं क्लियो मदर एंड चाइल्ड इंस्टीट्यूट और बात कर रहे हैं डॉक्टर वीनस बंसल जी के साथ, जिन्होंने लंबे समय से अपनी सेवाएं एज ए ऑब्स्टेट्रिशियन गायनी की दी हैं। डॉक्टर स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी जिसका रेट बहुत बढ़ रहा है और पहले लोग इस चीज़ को मानते नहीं थे, अगर हम मेल इनफर्टिलिटी की बात करें, लेकिन आजकल लोग जो है इसमें बहुत ज़्यादा इंटरवीन हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये रेट बढ़ भी रहा है और ट्रीटमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? इनफर्टिलिटी वाकई बहुत कॉमन हो गई है और ये हर 6 में से एक कपल ऐसा होता है जिसमें कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इसमें एक तो ये चीज़ है कि फर्टिलिटी कम, एक चीज़ ये है कि हो ही नहीं रहा है। सो सब फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी ये दो अलग अलग पैरामीटर्स हैं। लेट बच्चे पैदा करना या फिर साथ में बहुत सारी मेडिकल मेटाबॉलिक डिजीजेस का होना और लाइफस्टाइल का ऑल्टर्ड होना, ये इसका एक मेन कारण है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इनके चैनल के माध्यम से ये एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें कि चाहे मेल फैक्टर की वजह से या फीमेल फैक्टर की वजह से IVF एडवाइस किया जाता है, लेकिन अगर उनके हम कारण देख करके उसको दूरबीन की सर्जरी के जरिए से हम उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने वाली सर्जरी, मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमता को बढ़ाने वाली सर्जरी जब हम करते हैं तो बहुत सारे केसेस में ना IVF की जरूरत पड़ती है और नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चाहे ओवरीज की प्रॉब्लम हो, उसमें रसौली है या एंडोमेट्रियोसिस है या बच्चेदानी में फाइब्रॉइड है या फिर अंडे अच्छे नहीं बन रहे हैं, PCOD है, ट्यूबें बंद हो गई, TB करके हो गई या कोई भी बीमारी करके, क्रॉनिक इन्फेक्शन करके हो गई, इन सब केसेस में अगर हम कारण को जान के कारण को ठीक करें, जो कि हम दूरबीन के जरिए करते हैं। ये दूरबीन भी एक लैप्रो की दूरबीन होती है जो पेट के थ्रू जाती है और एक हिस्टेरो की दूरबीन होती है जो यूट्रस के थ्रू जाती है। इनके जरिए इतने लोगों को नेचुरल अपने आप बिना मेजर पैसा खर्च किए बच्चे मिले हैं। सो इनफर्टिलिटी तो बढ़ रही है लेकिन उनके इलाज भी साथ साथ उतने ही बेहतर हो रहे हैं। जैसा काउंसलिंग जिसका बहुत बड़ा रोल है और आप जैसे आपने बताया कि जो पेशेंट आते हैं बड़े प्रेशर में आते हैं, उनको लगता है कि शायद IVF इसका निवारण होगा, लेकिन आप जैसे डॉक्टर जिन्होंने वेलनेस पे काम किया है और सैकड़े उन लोगों को जिनको लगता था कि शायद IVF हो, आप जीवन दान दे चुके हैं, उनको एक खुशी दे चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे कि काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है? प्रेशर में आते हैं लोग, कई लोग तो डॉक्टर 2-3 बार फेलर वाले जो लोग आते हैं और वो कहते हैं वीनस के पास गए और हम लोग। सर अभी की स्टोरी है, ये तो कल परसों ही कि हमारे पास एक पेशेंट आई, उसके 2 IVF हो चुके थे और दोनों IVF में फेलियर था। हमने उसका जब यहाँ पे MRI करा के रीजन ढूंढने की कोशिश की तो उसके यूट्रस में सेप्टम था, पर्दा था और हमने नीचे की दूरबीन के जरिए उसका पर्दा हटाया और आज वो रेडी है बेबी के लिए। सो बहुत सारे इस तरह के केसेस होते हैं और ये तो चलो एक बात इनफर्टिलिटी की थी और जिसमें हमने दूरबीन लैप्रोस्कोपी का एक मेजर रोल डिस्कस किया। इसी तरीके से जो कंसेप्शन होती हैं, जो बच्चा ठहर गया है, उनमें भी एक दिक्कत क्या आती है, आजकल हाई रिस्क प्रेगनेंसी का रेट बहुत बढ़ा हुआ है। WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हर दूसरी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। अब आप कहेंगे कि हाई रिस्क का क्या मतलब है? हाई रिस्क का मतलब है कि या तो माँ में BP, शुगर, थायराइड, दौरे, दमा, पुरानी हिस्ट्री कोई TB की या ऐसे कोई ब्लड की प्रॉब्लम्स जैसे कि SLE या ऑटो इम्यून डिजीजेस, अनकंट्रोल्ड थायराइड, रूमेटॉइड आर्थराइटिस
इस तरह की लाखों चीजें हैं जो लेडीज को है। हमारे पास इस तरह की भी लेडीज आती हैं जिनका कैंसर का इलाज हुआ है और आज वो कैंसर के इलाज के बाद बच्चा करना चाहती हैं। ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस ओवरीज का कैंसर है, तो उनमें भी ये सब हाई रिस्क कैटेगरी में आती है माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके से बच्चे के हाई रिस्क होते हैं। पेट में रहते ही अगर ये पता चले कि बच्चे के अंग पैर में मान लो एक हार्ट में छेद है या उसका डायफ्राम नहीं बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक प्रॉब्लम्स, या फिर उसके हार्ट में रिदम का इश्यूज है, या उसके लंग में एक सीएम नाम की एक चीज होती है, उसके लंग में कोई ग्रोथ प्रेजेंट है, ट्यूमर प्रेजेंट है, या फिर उसके लीवर में कोई डेवलपमेंट इश्यूज है, तो पैर मुड़े हुए हैं, सीटीवीएस बोलते हैं जिसको, या उसकी कमर में फोड़ा है जिसको मेनिंगोसील बोलते हैं, या इस तरह की कई प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे में हमें अंदर रहते दिखती हैं। जैसे एक मात्र एग्जांपल दूंगी कि अभी एक बच्चा हमने पैदा किया जिसका पेशाब का रास्ता खुला नहीं था। ऐसे पॉटी का रास्ता भी कई बच्चों का नहीं खुला हुआ होता है, तो पेशाब का रास्ता ना खुला होने की वजह से क्या होगा, सारा पेशाब पीछे बैक प्रेशर करेगा और बच्चे की किडनी अंदर खराब होने लगेंगी। तो हमें बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है कि इस बच्चे को हम किस समय पे निकालें कि समय से पहले भी ना हो ज्यादा और किडनियां भी खराब ना हो। बच्चा पैदा होने के बाद में हमारी पीडियाट्रिक टीम जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि पैदा होते ही बच्चे का अगले दिन सर्जरी होकर के जिंदगी भर के लिए वो बच्चा नॉर्मल हो गया। सो ये चीजें हैं जो बच्चों में हाई रिस्क है। कई बार दोनों में ही प्रॉब्लम आती है और कई बार दोनों में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ऑल में प्रॉब्लम होती है कि बच्चे को खून ही नहीं जा रहा माँ से, जिसमें एप्ला सिंड्रोम, एसएलई सिंड्रोम या फिर प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी जैसी वर्ड्स आपको आम सुनने में मिलते हैं। तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए भी क्लियो मदर एंड चाइल्ड इंस्टीट्यूट बड़े बड़ी जगहों पे अपने झंडे गाड़ चुका है। हमारे पास एशिया का रिकॉर्ड है फॉर 23 वीक बेबी, जो कि 430 ग्राम का बच्चा था और आज वो बच्चा मुझे लगता है 6-7 साल का, तो 6 साल का हो चुका है। इसी तरीके से 400 ग्राम के, 500 ग्राम के, 600 ग्राम के, 700 ग्राम और इससे कुछ ज्यादा किलो, 1.25 किलो के पता नहीं कितने बच्चे यहाँ से बच के गए हैं और उम्मीद के साथ गए हैं। ऐसी माएँ यहाँ से उम्मीद के साथ गई हैं जिनको था कि ये बोल दिया गया था कि या माँ बचेगी या बच्चा बचेगा, लेकिन यहाँ से वो दोनों बच के गए हैं। कई लेडीज में हार्ट की प्रॉब्लम होती है और उनकी केयर छोटे सेंटर से नर्सिंग होम पे नहीं की जा सकती है, या फिर उनको लंग्स उनका कोई खराब होता है जिस तरह से मैंने आपको बताया, या ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ब्रेन में ब्लीडिंग का चांस होता है। तो ये सारी मदर्स के लिए भी हाई रिस्क सेंटर की तरह हमारा सेंटर काम करता है। तो एक तरफ हम इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं कि इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, और एक तरफ हम उन माओं से जूझ रहे हैं जिनकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, और तीसरे लेवल पे मैंने आपको बताया कि वो बच्चे जो ठहर गए लेकिन नॉर्मल नहीं ठहरे। तो इन सब का एक छत के नीचे इलाज पॉसिबल है। जब आप यहाँ आते हैं तो आपको एक बिल्कुल परिवार के जैसा माहौल मिलता है, और आपको खुद, मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ कि अगर आपको क्लियो की वाकई असलियत जाननी है तो यू नीड टू फील क्लियो टू बिलीव क्लियो। सो इसके साथ में धन्यवाद आपका, और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके जरिए इन सहूलियतों का इस्तेमाल कर सके और आपको और हमें धन्यवाद कर सके। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਕਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੈਲਨੈਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ 2011 ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ SPS ਅਪੋਲੋ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2021 ਚ ਅਸੀਂ ਕਲੀਓ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ, ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀਨਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ 4-5 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 2 ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਇੰਟੈਂਸਿਵਿਸਟ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਹਿਕ, ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਾਇਆ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ICU ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਬੈੱਡ ਦਾ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ICU ਹੈ,
ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ IVIG ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਾਊਂਡ 20 ਬੈਡਡ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੋਰਮਲ ਟਰਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਲੀਡਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਵਰੀ 3 ਮੰਥਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਬੱਚਾ ਬਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਆਊਟਕਮ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਆਊਟਕਮ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਰੇਬਰਲ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਲੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਹਮਾਰਾ ਸਾਡਾ ਮੋਟੋ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਚਾਈਲਡ ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਟੈਕਟ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੈਡ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘਟ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਡਾਕਟਰਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਵੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 4-5 ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੱਚਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਦਰ ਦੀ ਏਜ ਲੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵੀ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਧਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਔਨਸੈਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਟਿਜ਼ਮ ਤੇ ਸੈਰੇਬਰਲ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਧੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਲਮੋਸਟ 100 ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਰ OPD ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਟਿਜ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਡੇਲੀ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ 15-20 ਦੀ OPD ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤੋਂ 6 ਕੇਸ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਅਰਲੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਟਾਈਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਟਾਈਮਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਰਲੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ, ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵੀਅਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਵੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੈਸੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਕਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਕਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹਾਂ ਕਿਡਸ ਨਿਊਰੋ ਕੇਅਰ ਚਾਈਲਡ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਡੁਗਰੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰੇਬਰਲ ਪਾਲਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਸ਼ੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ADHD ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੁਝ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।